नमस्कार मित्रों, आज 10 जनवरी 2024 और 12 बुधवार, और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज आपके सामने एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा मैं जो कि उग्रवाद को लेकर लिखी हुई है, आतंकवाद को लेकर लिखी हुई है और लगभग 84 के आसपास लिखी हुई है। और वो कहानी है मेरी, यानी कि रचनाकार का नाम है दीनदयाल शर्मा और कहानी का नाम है शंखेश्वर के सींग। शंखेश्वर के सींग। तो अब 7 बज चुके हैं और हमारे कोटा से बहुत ही दिग्गज गीतकार, बाल गीतकार और रचनाकार श्री सुरेश चंद्र जी सरवाहारा पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, शुभ संध्या। बहुत बढ़िया, मतलब सुरेश जी जैसे ही आते हैं तो यूँ लगता है भी कार्यक्रम शुरू हो गया। तो अब जो है वो बाल कहानी मैं शुरू करने जा रहा हूँ और कहानी का नाम है शंखेश्वर के सींग। एक जंगल में सभी जानवर बड़े प्रेम से रहते थे। अब बेटा जो है इंजीनियर दुष्यंत जोशी भी आ गया है, कह रहे अभी पापा वेलकम पापा। और दिया शर्मा हमारी बिटिया रानी भी आ गई है। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक मैं खास बात कहना चाहता हूँ कि ये जैसे ही कार्यक्रम संपन्न हो तो दुष्यंत से ये बताना चाहता हूँ, याद रखे ताकि इसको मोबाइल को जो ऑफ करें तो वो 30 दिन वाला नहीं हो, बाकी परमानेंट वीडियो रहना चाहिए। ये जरूरी है। तो मैं कहानी शुरू करूँ। शंखेश्वर के सींग और रचनाकार दीनदयाल शर्मा। एक जंगल में सभी जानवर बड़े प्रेम से रहते थे। किसी भी जानवर को कोई कष्ट नहीं था। एक दिन उस जंगल में नया जानवर आया। उसने जंगल में आते ही इतना आतंक मचाया कि खूब सारे जानवर उससे परेशान हो गए। जंगल में वह नया जानवर हमेशा किसी न किसी जानवर से बिना कोई कारण के लड़ाई झगड़ा करता रहता। कभी किसी को काट लेता, किसी के सींग मार देता। लो बताओ, हमारी मानसी बिटिया भी आ गई है और शंकर धाकड़ भी। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत। और अब आगे कहानी सुनो कि एक दिन उस नए जानवर से पीड़ित जंगल के कुछ जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर जंगल के राजा बघेल सिंह से उसकी शिकायत करने का विचार किया। तभी चुन्नू खरगोश ने कहा, भाइयों, राजा से शिकायत करना ठीक नहीं है, क्या पता यह राजा का ही आदमी हो। जमकू लोमड़ी बोली, हाँ चुन्नू भैया, तुम ठीक कहते हो। यूं छोटी छोटी बातें लेकर हमें अपने राजा से शिकायत नहीं करनी चाहिए। इस समस्या को तो हम आपस में ही सुलझा सकते हैं। जमकू लोमड़ी की बात सुनकर चुन्नू खरगोश ने कहा, जमकू बहन, ये तो ठीक है, लेकिन वह नया जानवर तो हमारी एक भी नहीं सुनता। तुमने ध्यान से नहीं देखा, वह यहाँ आने के बाद कितना मोटा ताजा हो गया है। सारा दिन घास फूस खाता रहता है। चलो तुम कहती हो तो उसे समझाते हैं और आपस में निपटारा कर लेते हैं। इसके बाद सारे जानवर उस नए जानवर के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही चुन्नू खरगोश ने उससे कहा, मोटू भाई, हम सब आपसे समझौता करने आए हैं। वह नया जानवर भारी भीड़ की ओर देखकर बोला, समझौता? समझौता किस बात का? मैंने क्या गलती की है जो समझौता करोगे? तुम सब बने बनाए गधे हो। चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अपने तीखे सींगों से चीर कर यहीं बिखेर दूंगा। चुन्नू खरगोश नम्रता से बोला, भाई साहब, आप इतने जल्दी क्यों गर्म होते हो? हम तो आपके साथ प्रेम से मिलकर रहना चाहते हैं। चुन्नू की बात सुनकर वह नया जानवर जोर से हंसा। फिर वह गुस्से से कहने लगा, प्रेम? यह किस बला का नाम है? मेरी डिक्शनरी में प्रेम नाम का कोई शब्द नहीं है, समझे? भाग जाओ यहां से, नहीं तो सबको मार मार के भगा दूंगा। उस नए जानवर की रौबीली बातें सुनकर सब जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर जमकू लोमड़ी बोली, आप अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो जंगल के राजा बघेल सिंह के पास जाकर हम सब आपकी शिकायत करेंगे। वह नया जानवर जमकू लोमड़ी की बात सुनते ही
दुलत्ती झाड़ते हुए गुस्से से बोला, कौन राजा, कैसा राजा? मैं किसी बघेल वघेल को नहीं जानता। तुम सबको मालूम होना चाहिए कि इस जंगल का राजा मैं हूं। अपने बघेल से कह दो कि मुझे किसी का डर नहीं लगता। बघेल तुम्हारा राजा होगा, मेरा कोई राजा नहीं है। मैं खुद राजा हूं, भाग जाओ यहां से। सब जानवर उसकी बेतुकी बातें सुनकर घबराने लगे। फिर साहस करके झमकू लोमड़ी बोली, मोटू भाई, आप बेकार में नाराज होते हो। हमारे राजा के लिए ऐसा मत कहो। आपको पता है, नियम के खिलाफ चलने वाले को वे जिंदा नहीं छोड़ते, चाहे उनका अपना ही बेटा क्यों ना हो। मेरी मानो तो आप घमंड छोड़ दो मोटू भाई, और सबसे मिलजुल कर रहो। नया जानवर बोला, ए लोमड़ी की बच्ची, ज्यादा भाषणबाजी मत कर। तुझे पता है मेरा नाम मोटू नहीं है, लोग मुझे शंखेश्वर कहते हैं। अब कभी भूल से भी किसी ने मुझे मोटू कहा तो उसका पूरा खानदान मिट्टी में मिला दूंगा। भाग जाओ यहां से, बेकार की बहस करके मेरा मूड मत खराब करो। बेचारे सब जानवर अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। उस नए जानवर शंखेश्वर की घमंड भरी बातों से वे सभी परेशान हो उठे थे। उन्होंने अब दृढ़ निश्चय किया कि वे इसकी शिकायत राजा बघेल सिंह से जरूर करेंगे, और वे उसी वक्त जंगल दरबार की ओर रवाना हो गए। रास्ते में झमकू लोमड़ी खरगोश से कहने लगी, चुन्नू भाई, यह मोटू कितना घमंडी है, इसका घमंड तो चूर होना ही चाहिए। हाँ जमकू बहन, यह मोटू तो बहुत घमंडी और झगड़ालू भी है। कल इसने मुझे दुलत्ती मारकर घायल कर दिया था, चुन्नू खरगोश ने कहा। उनकी बातें सुनकर भोलू ऊंट हकलाते हुए बोला, जमकू बहन, मुझे भी मारा था उसने। जमकू लोमड़ी ने आश्चर्य से कहा, अच्छा तुझे भी मारा? फिर वह बोली, इस मोटू ने मेरी पीठ पर भी बिना किसी बात के अपने तीखे तीखे सींग गड़ा दिए थे। मैंने तो किसी से जिक्र भी नहीं किया। मैंने सोचा था कि एक जना अगर लड़ाई करे और दूसरा चुप रहे तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ता। चुन्नू खरगोश बोला, तुम्हारी बात भी ठीक है बहन, लेकिन सहन करने की भी तो कोई सीमा होती है। मैं तो कहता हूं शंखेश्वर के बच्चे को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कुछ ही देर में बातें करते करते वे जंगल के राजा शेर बघेल सिंह के दरबार में पहुंच गए। बघेल सिंह ने जानवरों की भीड़ देखकर चुन्नू खरगोश से पूछा, क्या बात है चुन्नू भाई, इतने सारे इकट्ठे होकर आज कैसे आना हुआ? चुन्नू खरगोश बोला, महाराज, अपने जंगल में एक नया जानवर आया है, जिसके आतंक के कारण हमारा तो जीना हराम हो गया है। राजा बघेल सिंह ने कहा, पहले मत बुझाओ चुन्नू भाई, क्या घटित तो हो गया? तुम्हारा जीना किसने हराम कर दिया? हमें जरा डिटेल में बताओ। तब झमकू लोमड़ी ने शंखेश्वर की सारी कारगुजारियों का वर्णन किया। राजा बघेल सिंह ने ऐसा सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने एक विशेष अंदाज में दहाड़ मारी तो कुछ ही देर में उनका सेनापति जम्बू हाथी आता हुआ दिखाई दिया। जब जम्बू हाथी नजदीक आ गया तो बघेल सिंह बोला, सेनापति, जंगल में ऐसा कौन मूर्ख आया है जो हमारे होते हुए आतंक मचाए? जाओ उसे ढूंढकर हमारे सामने हाजिर करो। जम्बू सेनापति जैसे ही रवाना होने लगा, उससे पहले ही झमकू लोमड़ी बड़े अदब से बोली, क्षमा करें महाराज, वह धूर्त शंखेश्वर अकेले सेनापति के काबू में नहीं आएगा। यदि आप इजाजत दें तो मैं एक सुझाव पेश करूं। राजा बघेल सिंह ने इजाजत दी तो झमकू लोमड़ी बोली, महाराज, आपको कष्ट तो होगा, लेकिन सेनापति को लेकर आप खुद शंखेश्वर के पास जाएं और वहीं जाकर उसको सजा सुनाएं। हम सब भी आपके साथ चलेंगे। राजा बघेल सिंह ने पूछा, क्या मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है? ऐसे काम नहीं चल सकता? झमकू लोमड़ी बोली, नहीं महाराज, आपका वहां चलना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके चलिए,
नहीं तो न जाने कितनों को वह घायल कर देगा। जमकू लोमड़ी के सुझाव का सब जानवरों ने समर्थन किया तो राजा बघेल सिंह मान गया और फिर वे सब इकट्ठे होकर शंखेश्वर की खोज में चल पड़े। कुछ ही दूरी तय करने के बाद जमकू लोमड़ी की नजर एक पेड़ के नीचे लेटे शंखेश्वर पर पड़ी तो वह राजा बघेल सिंह से बोली, महाराज वो देखो पेड़ के नीचे जो मोटा ताजा जानवर सो रहा है वही शंखेश्वर है, उसने ही तंग कर रखा है हम सबको। राजा बघेल सिंह ने दहाड़ मारी तो शंखेश्वर हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, अबे कौन मूर्ख है जो हमारी नींद में खलल डाल रहा है? मूर्ख नहीं, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है शंखेश्वर। राजा बघेल सिंह ने उससे इतना ही कहा और जानवरों को आज्ञा दी कि इस शंखेश्वर के बच्चे को सब जने घेर कर खड़े हो जाओ। जम्बू सेनापति, तुम इसके सींग पकड़कर मेरे पास लाओ। जब जम्बू सेनापति राजा की आज्ञा पाकर शंखेश्वर के नजदीक गया तो उसने जम्बू सेनापति को सींग मारने का प्रयास किया। फिर झट से शंखेश्वर ने सेनापति को जोरदार सी दुलत्ती मारी। दुलत्ती की चोट से सेनापति के गले से चीख निकल गई। शंखेश्वर की करतूत देखकर राजा बघेल सिंह को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से से शंखेश्वर के माथे पर इतनी जोर से पंजा मारा कि वह करा उठा। फिर राजा बघेल सिंह ने सेनापति को आज्ञा दी कि इस मूर्ख के दोनों सींग अभी और इसी वक्त उखाड़ दो। सेनापति जम्बू हाथी फौरन आगे बढ़ा और अपनी सूंड की सहायता से शंखेश्वर के दोनों सींग उखाड़ फेंके। सब जानवर बड़े खुश थे कि शंखेश्वर को अपने किए की सजा मिल गई है। राजा बघेल सिंह ने जम्बू सेनापति से कहा कि लोहे की गर्म सलाखें इसके शरीर पर 2 जगह से कहीं दाग दो ताकि ये दोनों चिन्ह देकर इसे याद रहे कि उसके भी कभी सींग होते थे। छोटे छोटे सब जानवरों ने खूब सारी सूखी घास लकड़ियां इकट्ठी करके लोहे की सलाखों को गर्म किया और जम्बू सेनापति ने उसके आगे वाले पैरों के दोनों घुटनों के ऊपरी हिस्से पर दाग दिया। शंखेश्वर दर्द से बिलबिला उठा। वह कराते हुए बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दो महाराज, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। राजा बघेल सिंह ने कहा, तुम इसी वक्त जंगल से निकल जाओ, हमेशा गांव में ही रहना। जंगल की तरफ आए तो जान से हाथ धो बैठोगे। तब उसी वक्त शंखेश्वर एक गांव में चला गया और उसने एक धोबी के घर शरण ली। उस दिन से उसके खानदान में किसी ने भी जंगल की तरफ मुंह नहीं किया और उन गर्म सलाखों के चिन्ह आज भी उसकी पीढ़ी, जिन्हें हम गधे के नाम से जानते हैं, कि आगे वाली दोनों टांगों के ऊपर देखे जा सकते हैं। तो भाई ये थी कहानी शंखेश्वर के सींग और रचनाकार आपके सामने बैठा है, वाचन कर रहा है दीनदयाल शर्मा, हनुमानगढ़ राजस्थान। तो आपको कहानी पसंद आई और ये पूर्ण शर्मा पूर्णकारी यह चित्रकथा कहानी सूरतगढ़ टाइम्स में धारावाहिक रूप में आई थी, बिल्कुल आई थी और चित्र आपने बनाए थे। शंकर धाकड़ कह रहा है कि आपका वाचन इतना सुंदर है जैसे आंखों के सामने कोई फिल्म देख रहे हैं। और ललित शर्मा डिब्रूगढ़ आसाम से कह रहे हैं, भाई जी आप सभी साहित्यकार की रचनाओं को बेहद सुंदर और भावपूर्ण अंदाज में पढ़ते हैं, बहुत ही रोचक होता है चौपाल कार्यक्रम। भाई बिल्कुल। यशपाल शर्मा जी भी कह रहे हैं, लेखक और वाचक दोनों को बधाई, भाई दोनों आपके सामने बैठे हैं। और सुरेश चंद्र जी कह रहे हैं कि शंखेश्वर के सींग बहुत ही रोचक और प्रेरणास्पद बाल कहानी है। भाई धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। और रितु ननन पांडे आप भी नीदरलैंड से कह रहे हैं, बहुत सुंदर कहानी, बहुत बढ़िया। और ये आप आए पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पूर्ण शर्मा जी कह रहे हैं, प्रणाम भैया, आपको भी
बहुत बहुत प्रणाम और खुश रहें आप। इसी तरह से आप चौपाल में आते रहें। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार से भाई आप पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपको भी प्रणाम, है ना। अब कार्यक्रम जो है मैं संपन्न करने की इजाजत देता हूं और कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। तो नमस्कार, इजाजत दें, धन्यवाद।